दिवेश्वर हूँ और आप डिफेंसिव ऑफेंस देख रहे हैं। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। लॉट ऑफ जो इश्यूज़ हैं, टॉपिक्स ऑफ द डे, सिक्योरिटी इश्यूज़, फॉरेन पॉलिसी इशू, ये सब कवर करते हैं। एंड आई रिकमेंड दैट यू वॉच इट एंड यू विल बी वेरी एजुकेटेड विद इट। थैंक यू वेरी मच। जब इमरान खान आया था 2018 में, तब जो पाकिस्तान की रैंकिंग थी और अब जो रैंकिंग है, 7 पोजीशंस का फ़र्क पड़ गया बिटवीन 2018 एंड 2020। और इमरान खान का सारा फोकस इन 2 सालों में, 2.5 सालों में करप्शन पे रहा है। मगर करप्शन उसके दौर में बढ़ी है। सो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो करप्शन का कैंपेन है, इट इज़ ओनली अ स्मोक स्क्रीन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, विच हंट ऑफ द ऑपोजिशन, उनको ठिकाने लगाने के लिए, ना कि वो खुद की करप्शन को मैनेज करे। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा करप्शन में। पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है एंड ही हैज़ यूज्ड दिस कि मैं जाके अपने जो ओपोनेंट्स हैं, जो ऑपोजिशन है, उसको मैं दबाव में रखूं बाय यूजिंग। तो बिल्कुल ये उसका जो भांडा है ना, वो बिल्कुल फाश हो गया। आई मीन एवरीबडी नोज़, सबको मालूम चल गया कि ये बिल्कुल ये होक्स था, ये करप्शन का जो उसकी गेम बिल्कुल एक ड्रामा, एक नाटक था, लोगों को बहलाने के लिए कि भाई ऑपोजिशन करप्ट है। करप्ट तो वो है। तो इससे बड़ा क्लियर हो गया है। नहीं, बिल्कुल, बिकॉज उनको डर क्या है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि लोग स्टार्ट करना, क्वेश्चन करना शुरू करेंगे कि आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है बिल्कुल फेलियर है। फर्स्ट इम्पैक्ट तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कहेगा कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारे से कोई ख़रीद रहा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बिजली नहीं मिलती, इंडस्ट्री बिल्कुल डाउन जा रही है। तो उसको मैनेज करने के लिए इसी इमरान खान के पूरी टेन्योर आर्मी के 2.5 साल का क्या उसका यूएसपी क्या रहा है कि मीडिया को मैनेज कर दो, जो जर्नलिस्ट खिलाफ बोले उसको दबा दो। अब जैसे चेंबर्स ऑफ कॉमर्स है, इनको दबा दो, अपने आदमी लगा दो, तो कोई क्रिटिसिज्म ना करे। यानी इंस्टेड ऑफ कि भी हम सिचुएशन को इम्प्रूव करें, हम इकोनॉमी को इम्प्रूव करें, सो दैट इकोनॉमी ग्रो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, कंपनियों को प्रॉफिट बढ़े, तो खुद ब खुद कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। क्योंकि वो एस्पेक्ट वो मैनेज नहीं कर पा रहे, तो इसलिए वो ईजी रूट ले रहे हैं कि मीडिया को दबाओ, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स को दबाओ। इसीलिए अपने आदमी को अपॉइंट कर ही जा रहे हैं। कहाँ तक कर पाएंगे? जो लोगों की चीखें हैं और जो लोगों की जो प्रेशर है, जो लोगों को, फैमिलीज़ को उन्होंने पालना है, वो अल्टीमेटली कहाँ करेंगे, क्या कहाँ जाएंगे? सो दिस माइक्रो मैनेजमेंट इज बीइंग डन बिकॉज एक तो गवर्नमेंट कर नहीं पा रही, आर्मी हैज़ टू स्टेप इन। बिल्कुल नहीं चल पाएगी, क्योंकि आप देखो करंट अकाउंट डेफिसिट फिर से बढ़ गया। इसी आप एक तो अगर इकोनॉमी को बिल्कुल चोक कर देंगे, इंपोर्ट्स बंद कर देंगे, एक्सपोर्ट्स विल सफ़र। योर एग्रीकल्चर, जिसपे मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स आर बेस्ड फॉर एग्रीकल्चर, वो वैसे ही डाउन है। तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद होगी, तो आप कह रहे हैं कि भाई करंट अकाउंट डेफिसिट हमने कम कर दिया। दिस इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस। कोई इकोनॉमी ऐसे नहीं चलती। कोई भी मैशियत के लिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक बैलेंस रखना चाहिए। कट डाउन योर कंजम्पशन, जो आपकी कंजम्पशन है, ये मैसिव जो एग्जैजरेटेड काइंड ऑफ कंजम्पशन, उसको कर्टेल करिए, बट यू हैव टू हैव इन्वेस्टमेंट्स। अब वो सब उन्होंने बंद कर दिया है, तो अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ गॉन अप, बिजली महंगी हो गई है, प्राइसेस ऑफ फूड स्टफ्स हैव गॉन अप, गैस नहीं है लोगों के पास इन द हाइट ऑफ विंटर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन अ वेरी बैड शेप। जो ये तो आर्मी की फेलियर है। आर्मी ने कहा, बहुत ऑपरेशंस लॉन्च किए, फिर कहा कि भाई हमने कमर तोड़ दी है, जितने भी ये नेशनलिस्ट फोर्सेस थे, नहीं किया उन्होंने। दैट इज़ वाई वायलेंस एंड रिसर्च। इसका बेसिक मुद्दा क्या है? बेसिक मुद्दा ये है कि लोगों ने, बलूचिस्तान के जो लोग हैं, उन्होंने ज़्यादा मोर एंड मोर पीपल उन्होंने रियलाइज़ किया है कि इस हुकूमत, इस आर्मी और पाकिस्तान के अंदर हम रहना हमारे लिए बिल्कुल अब बहुत मुश्किल है। आज ही अपने बयान पढ़ा, आई डोंट नो वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, कि वो जो जनरल जो वहाँ का है, वो कह रहा है कि चाइना मुझे पैसे देता है बलूचों को मारने के लिए। आई डोंट नो वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, बट इन एनी केस लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स हैव रिपोर्टेड दिस पर्टिकुलर थिंग। सो जितना प्रेशर आजकल बलूचों पर है, थैंक्स टू द चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स, और वैसे भी तो लोग समझते हैं कि वैसे ही हम मर रहे हैं, तो फिर फाइट करके मरें। एंड ऑल्सो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पॉवर्टी लेवल्स हैं बलूचिस्तान में, अभी रिसेंट UNDP के फिगर्स आए हैं, 71% is the poverty figure in Balochistan. 71% of the population is below the poverty line, compared to 31% in Punjab.
और जो आप देहाती इलाके में जाएं, रूरल पॉवर्टी, दैट इज़ ऑलमोस्ट 85%। तो जब इस तरह के हालात हैं लोगों के भी खाने के लिए नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल्स नहीं है, बच्चों की ऊपर से आप किल एंड डंप किडनैप कर रहे हैं इन्फोर्स, तो फिर लोगों के पास चारा क्या रहेगा? आपने लोगों को इस तरह दीवार के साथ लगा दिया है, दे हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव। सो दैट इज़ वाई दिस इंक्रीज इन वायलेंस अब ज़रूर हो रही है बलूचिस्तान में। और एक और अगर मैं मुझे अलाउ करे, किसी ग्वादर पोर्ट 2006 में बना, सीपेक 7-8 साल से है, इन्वेस्टमेंट्स हुई है, रोड्स बनी एंड ऑल दैट, और पाकिस्तान का शुरू में कहना था कि ये सीपेक बलूचिस्तान के लिए गेम चेंजर होगा। 2006 ग्वादर 7-8 साल से सीपेक हो गया, और क्या फ़र्क पड़ा है बलूचिस्तान के लोगों को? जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इन्वेस्टमेंट आई है, बलूचिस्तान के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है? आगे चल के भी यही हाल होगा, उनकी सिचुएशन और वर्स होगी। तभी ये नेशनलिस्ट का ये फीलिंग लोगों में खुद आई है, कोई किसी ने घसीट के नहीं उनको ज्वाइन करवाया, खुद फीलिंग आई है कि भी हम तो, हमारा कोई जीने का कोई सहारा ही नहीं है अब। नहीं, इसी बेसिक मुद्दा क्या है? बेसिक मुद्दा है पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है ना? बाकी जो कंट्रीज़ हैं, दे आर बाइंग दीज वैक्सीन। और पाकिस्तान क्या कहता है? चाइना से 5 लाख डोजेज़ कल या आज पहुंची है, तो बड़ा खुश है कि हमें गिफ्ट दिए। चाइना से 1.1 मिलियन डोजेज़ और इनको मिलेंगी। इन्होंने प्राइस नहीं बताई। क्योंकि आप और हम समझते हैं जो गिफ्ट दे रहा है कि मतलब मुफ्त में दे रहा है। चाइना के लिए जो गिफ्ट होता है ना, आप अगर $14 की मेडिसिन हम आपको $13 में दे रहे हैं, तो वो गिफ्ट हो गया। तो ये जो स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के ऑन हेल्थ, उन्होंने कहा है कि हम प्राइस इंडिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना ने कहा है, इसको मना कर दिया, क्योंकि हमको वो कम दाम पे दे रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ गिफ्ट। उनको पैसे देने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों देने पड़ेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, दे आर गेटिंग 17 मिलियन फ्रॉम WHO अंडर द कोवैक्स मैकेनिज्म। अच्छा, ये भी जो है कितने लोगों को, जैसे आपने कहा, कितने लोगों को करेगा? बाकी के लिए कोई प्लान नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है पाकिस्तान के आज की डेट तक कि जो हमारे 120 मिलियन लोग हैं वर्किंग एज, या जो अबव 60 हैं, या जिनको मॉर्बिडिटीज़ हैं, उनको हम कैसे इम्यूनाइज करेंगे? देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नो टॉक, नथिंग। उन्होंने कोई ड्राई रन भी नहीं किया। आपके पास ये डोजेस तो आ गई, आप आगे सप्लाई कैसे करेंगे? वहाँ से आगे जाके डिस्पेंसरीज में, जो रूरल एरियाज में डिस्पेंसरी, वो कहाँ पे जाएंगी? देयर इज़ नथिंग इन द ओपन डोमेन। प्लान्स बनाए होंगे तो सीक्रेट रखें। जैसे आपने कहा, पहली जो डोजेज जो आएंगी वो सारी सीधी जाएंगी आर्मीज़ में, कंटोनमेंट में, उनको ले लेंगे, लोगों के हाथ में कुछ नहीं पड़ेगा। अब सेंसस लगा लें, आप जैसे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करी, इकोनॉमिक कुछ भी कर लें, तो वहाँ आर्मी, तो एक्चुअली एज गुड एज अ मार्शल लॉ विदाउट इमरान खान बीइंग द फसाड, दैट इज़ बेसिकली इट। सो जैसे वैक्सीनेशन, जैसे इंडिया में आपने देखे कितने ड्राई रन हुए, एवरी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लेवल तक Prime Minister was in touch, how it is to be managed, how it is to be stored, how the last mile connectivity will take place. पाकिस्तान में कुछ इसके बारे में कुछ नहीं सुना है। और लास्ट में आके आर्मी चीफ आ गया कि मैं आ गया हूँ, तो बस लोग समझते हैं उनको वैक्सीनेशन लग गया। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो अचीव क्या किया, दूसरा हैज़ इट फेल्ड। दो अलग अलग। तो लेट अस डिस्कस देम सेपरेटली। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अचीव कुछ नहीं किया, बहुत कुछ अचीव किया। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी आर्मी फीलिंग थी इन पंजाब, दे हैव मैनेज टू कंसोलिडेट इट। क्योंकि पहली बारी एक 3 टाइम इलेक्टेड पंजाबी चीफ मिनिस्टर, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, हैज़ कम आउट ओपनली अगेंस्ट दी पंजाबी आर्मी। और दिस, लोगों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि एक्चुअल रूलर्स कौन है। तो ये फीलिंग कंसोलिडेट की है। दूसरा, पिछले 4 महीने से आप देख लो कि जो PDM है, सारी एयरवेज, टेलीविजन, डिबेट्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल, सब PDM पे है। दे हैव कैप्चर्ड द नैरेटिव। और नैरेटिव क्या है कि ये एस्टैब्लिशमेंट की बदाखलत से एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी ड्राइव एक फ्रॉड है। और क्योंकि ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ये इनकॉम्पिटेंट है, मईशत का देखा हाल बिल्कुल बैठा हुआ है, एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है, और ये कुछ कर नहीं सकता, तो सारा ब्लेम जाता है इस्टेब्लिशमेंट पर। तो ये सब जो चीज़ें हैं पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुई। कभी ये नहीं हुआ कि आर्मी एक बन जाए पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट। PDM हैज मेड आर्मी पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट।
या अगर इमरान खान बुरा है तो आर्मी उससे भी बुरी है क्योंकि वो लेकर आई है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी। अच्छा, दूसरा मुद्दा आता है हैज़ इट फेल्ड। बहुत जो जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, दे ट्राइंग टू शो कि भी ये फेल हो गए हैं क्योंकि ये एक आगे चलना कैसे है, उनमें अलग अलग व्यूज़ हैं। मैं नहीं मानता ये फेलियर है क्योंकि ये अलग अलग पार्टीज़ हैं, इनके अपने अलग अलग एजेंडाज हैं। पीपीपी है, उसकी गवर्नमेंट है सिंध में, प्लस उसके एमएनएज इस्लामाबाद में है और पंजाब में है। इट हैज़ द मोस्ट टू लूज, वो सबसे ज़्यादा हारेगी अगर ये सिस्टम बैठता है। पीपीपी हारेगी। अच्छा, नवाज शरीफ और पीएमएलएन के पास अब हारने के लिए कुछ बचा नहीं। जेल में वो बैठे हुए हैं, उनके एमपीएस को तोड़ा जा रहा है, करप्शन के चार्जेस उन पे लगे हुए हैं। सो दे आर ऑन अ डिफरेंट, मौलाना तो सिस्टम से आउट है तो उसके लिए ये अलग अलग सिचुएशन होने के बावजूद दे हैव स्टेड टुगेदर सिंस सितंबर। पहले तो इजी था ना कि अब रैलीज करेंगे, सब पे उस पर मुतफिक थे। अब रैलीज का दौर खत्म हो गया, अब आगे क्या करना है, तो उसमें डिफरेंसेस ऑफ व्यूज हैं। अभी अगली मीटिंग होने वाली है इस हफ्ते में, वेयर दे विल कम टू पीपीपी कहती है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन थ्रू पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेट्स ऑर्गेनाइज ए चेंज इन गवर्नमेंट थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन। अच्छा, पीएमएलएन और जेयूआई वो कहते हैं हम नहीं लॉन्ग मार्च करेंगे और रेजिग्नेशन करेंगे। तो इसका फैसला करना, देयर आर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, बट मैं नहीं समझता कि दैट दी पीडीएम हैज़ फेल्ड एट ऑल। अभी ये आगे आगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पीडीएम ने अचीव की है कि इमरान खान की सारी फोकस ऑफ अटेंशन इसको मैनेज करने पे यादर देन गवर्नेंस। सो दैट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। इतनी अनसर्टेनिटी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, तो इन्वेस्टर कहाँ से आएगा? लोग क्या समझेंगे कि भाई देर से इतनी पोलराइजेशन हो रखी है। मैं नहीं समझता कि एक आदमी को ब्लेम कर सकते हैं आर्मी की जो आजकल दुर्दशा है। ये कंसिस्टेंटली इमरान खान कहते कहते कि पाकिस्तान आर्मी और मैं एक पेज पर हैं। तो लोग कहते हैं मुझे ठीक है आप एक पेज पे हैं और गैस इतनी महंगी है, शुगर मिल नहीं रही, वीट इतनी महंगी है, दैट मीन्स आर्मी इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है ज़्यादा की एक्टिविटीज़ ऑफ फैज़ हमीद। फैज़ हमीद इज़ अ वेरी एम्बिशियस मैन। जब बाजवा साहब रिटायर होंगे इन 23 आई थिंक 23 24, ही विल बी द सीनियर मोस्ट 3-स्टार जनरल। उसको पता नहीं वो कोर कमांड करते हैं कि नहीं करते, बट ही विल बी इन लाइन इन टर्म्स ऑफ सीनियरिटी फॉर द नेक्स्ट चीफ। सो ही विल बी सर्टनली, वो अपनी पोजीशन बना रहे होंगे अभी से, मगर 2 साल बहुत लंबी चीज़ है, 2 साल अभी बाकी बचे हैं। तो जो भी वो कर रहे हैं वो ही विल ट्राई एंड इंश्योर कि, सो दैट मीन्स ही हैज़ हिच्ड हिज वैगन टू इमरान खान। अगर इमरान खान डूबेगा तो पहला नंबर फैज़ हमीद का आएगा, बाजवे का सेकंड नंबर आएगा, है ना। तो उनके लिए अब बन गया है कि इमरान खान स्टेज इंटैक्ट। जैसे मोर वो करेंगे लोगों के खिलाफ, उनके अगेंस्ट ज़्यादा नफरत बढ़ेगी क्योंकि इमरान खान इज़ नॉट डिलीवरिंग। तो अगर आर्मी के 2 जनरल्स, आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ आर बैकिंग हिम, इतने स्ट्रांगली उसको बैक कर रहे हैं, तो सारा मलबा उन पर भी पड़ेगा ना। सो आई थिंक बेसिक डैमेज जो आर्मी को हुई है वो बिकॉज ऑफ बीइंग ऑन वन पेज एंड सपोर्टिंग इमरान खान ब्लाइंडली, और दूसरा फैज़ हमीद की पर्सनल एम्बिशन कि जब 2 साल के बाद मिस्टर जनरल बाजवा रिटायर होंगे तो मैं सीनियर मोस्ट कोर कमांडर होऊंगा, अगर वो कोर कमांडर बनते हैं, या सीनियर मोस्ट 3-स्टार जनरल होगा और मेरा आर्मी चीफ बनने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। किसी मैंने अपनी किताब में कोटिंग दी है, बस पहली किताब में ये लिखा था कि आइदर पाकिस्तान इज़ अनमैनेजेबल और द लीडरशिप इज़ इनकेपेबल ऑफ मैनेजिंग इट। 4 साल के बाद मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तान इटसेल्फ जिस तरह 70 ईयर्स से डेवलप किया है, और ख़ास तौर पे जिस तरह से रेडिकलाइजेशन और जो इस्लाम और हेट्रेड और पोलराइजेशन और हेट स्पीच भरी गई है उनके अंदर, तो इट हैज़ बिकम वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज पाकिस्तान, टू उसको गवर्न कैसे किया जाए। और दूसरी तरफ कोई लीडरशिप ही नहीं है होराइजन पे। लोगों की उम्मीद बनी हुई थी इमरान खान पे कि नया फ्रेश फेस है, बैगेज नहीं है, इसके बाद 20 साल की से जद्दोजहद है, ये आके हमारे लिए रास्ता निकालेगा, बट ही हैज़ प्रूव टू बी एन अटर फेलियर। तो लीडरशिप भी नहीं है एक तरफ, और पाकिस्तान इटसेल्फ हैज़ बिकम अनमैनेजेबल। तो मुझे तो सितारे बड़े के ख़राब लगते हैं पाकिस्तान के कि फ्यूचर में चल के ये ज़्यादा लायबिलिटी नेबरहुड और वर्ल्ड के लिए बनेगा रादर देन ट्राइंग टू इम्प्रूव इटसेल्फ। और पाकिस्तान की एक खासियत क्या है कि उसकी गलती तो कभी हुई नहीं। टेररिज्म भी होती है, वो कहते हैं कि भाई मुसलमान तो टेररिज्म कर ही नहीं सकता, ये बाहर से लोग आए हैं,
अरे भाई तुम्हारे ही लोग कर रहे हैं, तुम्हारे ही कर रहे हैं, बट वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं करेगा। वॉर ऑन टेरर देखो जी, हमारे इतने हज़ार लोग मर दिए भाई, शुरुआत किसने की है? टेररिस्ट ग्रुप्स तो आप ही ने पाले हैं ना, अफगानिस्तान के लिए, इंडिया के लिए। वो कभी नहीं अब वो कबूल करेगा। सो पाकिस्तान विल नेवर एक्सेप्ट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि गलती मेरी है, और फिर सुधारने के लिए आपको पहले मानना पड़ेगा कि गलती आपकी है, फिर ही आप सुधर सकते हैं। उससे कोई सुधारने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये दोनों चीज़ें हैं, अनमैनेजेबल और लीडरशिप वैक्यूम। बहुत मुश्किल है इसी, बिकॉज व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट अबाउट पीटीएम, दो चीज़ें, एक ये राइट्स मूवमेंट है, नॉन वायलेंट, ठीक है, और दूसरी दे नॉट अ पॉलिटिकल मूवमेंट। हालांकि अली वजीर एंड द अदर पर्सन जो है मोहसिन दावर, वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़े हैं। अच्छा, आर्मी के लिए अगर कोई बंदूक उठाता है, बड़ा आसान है क्रश करना, बिकॉज दे हैव मोनोपोली, दे हैव मच मोर वायलेंट फायर पावर। कोई पॉलिटिक्स में जाता है तो उनके लिए भाई हम मिनिस्टर बना देंगे, तुमको ये लाइसेंस दे देंगे, ये कर देंगे, वो भी तोड़ जाएंगे। ये मूवमेंट ऐसी है जो आर्मी डील नहीं कर सकती, इसलिए बड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए कंट्रोल। कैसे कंट्रोल करे? लोगों को अरेस्ट करेंगे, मोहसिन दावर को भी अरेस्ट किया हुआ था, लोगों को मारा हुआ है चेक पोस्ट पे, अभी भी मार रहे हैं, तालिबान का यूज़ कर रहे हैं कि इनको ख़त्म करने के लिए। मगर ये अब आग पकड़ चुकी है। वो ओरिजिनल जो उसको मारा था नकीबुल्ला मसूद को कराची में, वहाँ से लेकर, वहाँ से कैसे एक चिंगारी थी वो ऐसी भड़की, अब पूरे फाटा जो अर्स्टवाइल फाटा और केपीके में फैल गई है। अब लोग समझने लग पाए हैं, इन्होंने एजुकेट चुके, उनकी मीटिंग्स का देखिए, मीडिया पे कवर नहीं होती है, सोशल मीडिया पे कवर होती है, हज़ारों की तादाद पे लोग आ रहे हैं, उनको सुनने आ रहे हैं, क्योंकि हर एक की कहानी वही है। हर एक के रिश्तेदार मारे गए हैं, सो मेनी पीपल IDPs बन गए थे, अपने ही देश में वो रिफ्यूजीज़ हैं, और बाकी के लोग उनको सस्पिशन से देखते हैं कि ये तो टेररिस्ट है। एजुकेशन नहीं है बच्चों के लिए, हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है। अब लोग कहते हैं कि हम क्यों मारे जा रहे हैं? हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए अफगानिस्तान में जो आप करना चाहते हैं, हमें क्यों यूज़ कर रहे हैं? और ऊपर से तालिबान से पिटवा रहे हैं हमें, एक तरफ आर्मी एक तरफ तालिबान है। तो ये पाकिस्तान आर्मी के लिए जो अभी टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, अली वज़ीर को करा दिया, किसी को मरवा दिया, इससे ये कम मूवमेंट नहीं होने वाली, ये और भड़केगी। जितना ज़्यादा तशद्दुद करेंगे वो और उस पर राइज करेगी। और ग्रेजुअली आप देखेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, ANP KPK में है, और महमूद खान अचकज़ई की पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, ये ग्रेजुअली भी इनको सपोर्ट करने लगे, क्योंकि ये जेन्युइन ग्रास रूट्स मूवमेंट है। इनको पॉलिटिकल पावर नहीं चाहिए, वायलेंस नहीं। ये कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स जो पंजाबी, सिंधी और बलोच को मिले हैं, वो राइट्स हमें दीजिए, आप हमें क्यों भेज रहे हैं मरने के लिए? वाई आर यू रिक्रूटिंग अस एज जिहादीज़? हम नहीं बनना चाहते। ये पाकिस्तान आर्मी टैकल समझ नहीं पा रही है और टैकल नहीं कर पाएगी। बड़ा मुश्किल है अगेन। इसी ये एक केस होता तो अलग बात थी, देयर इज अ सीरीज ऑफ केसेस। अब देखें, वो रिको देक का केस है, $6.5 बिलियन उन पर जुर्माना लगा हुआ है, उसी के लिए उनके 2 होटल्स जब्त हो गए, PIA का प्लेन रोका गया, अब ये $65 मिलियन उनको देने पड़े। वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद का केस था, वो हार गए। इट इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ गवर्नेंस एट ऑल लेवल्स। जैसे हर एक कंट्री में अपने लॉयर्स होते हैं, अपनी सीजन ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो जानते भी कैसे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को डील करना है। ये केस पर केस हारी जा रहे हैं, और इस ब्रॉडशीट में तो अंदर से खोखला किया है। जो अग्रीमेंट पहले साइन की थी वो लॉ मिनिस्ट्री ने वेट ही नहीं की थी, फिर भी डॉक्टर जनरल अमजद ने जाके उस पर साइन कर दिया। अग्रीमेंट एक कंपनी में था, कोलोराडो में, अग्रीमेंट साइन किया ब्रॉडशीट ऑफ आइल ऑफ मैन में, है ना, और गलत पैसे ओरिजिनल कंपनी को दे दिए $1.5 मिलियन, और बाद में $28 मिलियन इसको देने पड़े। टोटल $65 मिलियन है पेड। ये तो बिल्कुल ही मजाक से भी, अब मजाक किस पे हो रहा है? टैक्स पेयर ऑफ पाकिस्तान, जो ऑर्डिनरी लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं। आर्मी वाले तो नहीं कुछ कर रहे ना, दीज आर द पीपल हु आर पेइंग द टैक्स, दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ टोटल मिसमैनेजमेंट एंड कुछ समझ। जो कमेंटेटर्स आप देखिए पाकिस्तान, वो हैरान हैं कि भाई ऐसा हम बेवकूफ़ी कर कैसे सकते हैं। अच्छा, जैसे एक जजमेंट तो दे दी कोर्ट ने, आपने पैसे क्यों भिजवाए उस बैंक? अगर बैंक के पास पैसे ना होते तो कहाँ से देने थे? नेक्स्ट और विद इन 2 डेज उन्होंने पैसे भेज दिए।
और सबसे एक बड़ी वेरी इंटरेस्टिंग जो चीज़ इस पर निकली है, मैं नजम सेठी का प्रोग्राम देखिए, नजम सेठी का वर्जन है, वो कहता है कि एक अग्रीमेंट थी कि जब ये कंपनी लिक्विडेशन में गई 2005 में, देयर वाज एन एग्रीमेंट दैट नो फर्दर लायबिलिटीज विल बी शिफ्टेड टू एनी अदर कंपनी और टू दिस। तो जब उसने सू किया, क्या नाम है ईरानियन का, जो भी ईरानियन का प्रोडक्ट, जब उसने सू किया, ये बात कि हमारी तो ऑलरेडी एग्रीमेंट है इस कंपनी से कि नो फर्दर लायबिलिटीज विल बी पेंडिंग टू पाकिस्तान, वो सामने क्यों नहीं आया? वो सामने आता तो $28 मिलियन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, केस वहीं खत्म हो जाता। ये किसी ने जानबूझ के दबाई है पाकिस्तान में सो दैट उसको $28 मिलियन मिले और वो उनको ये कट दे। आई डोंट नो हाउ फार इट इज़ ट्रू, क्योंकि मैंने इसकी रिसर्च ही मैं बयान कर रहा हूँ जो उसे नजम सिटी। दिस इज व्हाट आई हैव आल्सो कम टू नो। पहला शख्स इस केस का है वो तारिक मलिक, जो एयरफोर्स ऑफिसर है। वो जनरल अमजद से कैसे मिला? क्योंकि उसका फादर इन लॉ एक जनरल नईम था, उसके थ्रू ही अमजद को मिला। फिर इसने कोई वेटिंग नहीं कराई, स्वीट टॉक करके कोलोराडो ले गए, वहाँ से मिलाया उनको बड़े ब्लोशर वोशर दे के। और दूसरा जो प्रोसिक्यूटर जनरल था नैब का, आई फॉरगेट हिज नेम, उसका भी नाम, उसका लड़का सीक्रेटली उसी कंपनी में काम कर रहा था जेरी जेम्स के साथ। तो जो भी अंदर की खतरे थी, बट डीजी नैब हिमसेल्फ वाज कमिंग आउट ओवर देयर। तो उसका कनेक्शन आईएसआई से क्या था, या उसका कनेक्शन, क्योंकि 3 आर्मी जनरल्स वन आफ्टर द अदर एनएबी के चेयरमैन थे, ये रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर थे, और सन इन लॉ ऑफ जनरल नईम, तो सारी जगह ही आर्मी है। तो देयर विल समथिंग ऑन द अदर विल बाउंड टू कट। और जितनी जल्दी इन्होंने ये पैसे भेज दिए यूबीएल में, यूनाइटेड बैंक जो का है, उसमें मुझे सस्पिशियस लगती है, क्योंकि ये पैसा सिर्फ इसको पेमेंट के लिए था, ये पैसा वहाँ रखा गया था फॉर आईएसआईज एक्टिविटीज अब्रॉड। दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी ना। नॉर्मली मिशंस में इतना पैसा कभी नहीं होता, क्योंकि मिशंस जो यूके में हैं या बाकी जगह है, वो तो सेल्फ सस्टेनिंग होती हैं, वीज़े की फीस उनकी इतनी आती है, उसी से मिशन का पूरा खर्चा चलता है। तो पाकिस्तान से भेजने के क्या ट्रेंड था, क्यों भेजा, कैसे भेजा, किसने भेजा और किसके लिए भेजा, तो इसकी ये भी आई एम श्योर कभी ना कभी मैटर बाद निकलेगा। बट अभी तक कोई एविडेंस प्रूफ डॉक्यूमेंट ये सामने नहीं आया है। मे बी अच्छा आएगा, क्यों नहीं, मुश्किल से आएगा, क्योंकि जो उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जो कमीशन बनाई है वो है जस्टिस अजमत शेख, जो नवाज शरीफ के जेआईटी के, और वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे नैब के इन 2000 जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। और ये शौकत खानम हॉस्पिटल में एक बोर्ड पे है। सो ही हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द आर्मी टू बी टेक केयर ऑफ मैटर्स, कि मिट्टी पाओ एंड इसको रफा दफा करो, कि हमने भी इंक्वायरी भी की है और इसमें से कुछ नहीं निकला, इसको रफा दफा करो। तो जब तक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं, जब इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी बाद में, तब ये सब चीज़ें निकलेंगी हुआ क्या। जैसे अब ये सिंपल केस, मोटी बात क्या है कि इलीगल वेल्थ को निकालने के लिए आपने कंपनी अपॉइंट की पाकिस्तान ने, कोई बाहर से पैसा तो मिला नहीं, और पाकिस्तान ने $65 मिलियन का चूना लग गया। वेयर डज इट हैपन? और उसमें द अदर बिग थिंग, पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ की $820 मिलियन की कंसील्ड वेल्थ है। तो ये मुसावी कहते हैं अच्छा 820 मिलियन, 20% तो मेरा, तो 160 मिलियन मुझे और दो। वो जज था, उसने कहा नहीं $820 मिलियन नहीं, इट इज $100 मिलियन एंड देयरफॉर यू विल गेट 20 मिलियन। अब यहाँ पे जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं, ये शिबली फराज है, ये अकबर है, वो तो कहते हैं कि नवाज शरीफ की ऑलमोस्ट $1 बिलियन वेल्थ है अब्रॉड। जितना ये ज़्यादा चीखेंगे उतना वो कहेगा नहीं मुझे तो और पैसे दो, एंड ही विल विन हिज केस अगेन ही विल विन हिज केस। सो पाकिस्तान ने अपने आप को बिल्कुल एक बंद कमरे में घुसेल दिया, अपने आप पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। You see, there's a lot of focus on Imran Khan's personality. उसको ही कांट फॉरगिव कि उसकी जो बेइज्जती की हुई है ना, आपको याद होगा 2 साल पहले जब वो यूएन गया था MBS के प्लेन में, और बड़ी चौड़ी बातें करके आया, मलेशिया और टर्की अपना चैलेंज ऑल्टरनेट ये करेंगे। तो जब वो फ्लाइट टेक ऑफ की न्यूयॉर्क से और 2 घंटे फ्लाई कर चुकी थी, इट वॉज MBS कॉल्ड इट बैक, टेक्निकल फॉल्ट है, और इमरान खान को फिर
कमर्शियल जेट से वापस आना पड़ा पाकिस्तान। अब वो ये भूल नहीं पाया कि मेरी को इतना जलील किया है MBS ने, तो आई विल गेट बैक टू हिम। तो ये पर्सनल खुंदक है, इसकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर समझ लें, क्योंकि रियासत के मामले इस तरह के इमोशंस और रिवेंज बेसिस पर चलेंगे तो खतरा है, यू विल ओनली गो डाउन हिल। रियासत के मामले जो होते हैं उनको बड़े ठंडे दिमाग से, यू हैव टू हैव अ थिक स्किन एंड सी द रियासत इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर पर्सनैलिटी। इमरान खान कांट मेक दैट डिस्टिंक्शन, दिस इज अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर विद हिम, इसीलिए ये वो कर रहा है। ही डजंट रियलाइज कि एक तो यार अगर आपके पास अपनी कोई दौलत होती है, अपनी कोई वेल्थ होती है, अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग है, यू कैन टेक ऑन समबडी। हाँ, आप भिखमंगे हो, कटोरा खान उसको कहते हैं, यू आर गोइंग फ्रॉम टू चाइना आफ्टर एवरी 1 मंथ कि हमें पैसे दो, हमें पैसे दो, और आप सऊदी अरेबिया जैसे कंट्री विच इज़ स्टिल हैज़ ऑयल पावर और सेंटर ऑफ इस्लाम, उसे पंगे ले रहे हो। दिस इज समथिंग विच आर्मी विल नॉट लाइक। और 2-3 चीज़ें हैं जिसमें आर्मी कैन यूज़ अगेंस्ट। एक चीज़ और मैं कह दूँ, फॉरेन फंडिंग केस, ये अभी उबल रहा है। फॉरेन फंडिंग केस ये है कि 2010 और 2013 में इमरान खान अपॉइंटेड 2 companies as his PTI's agents to collect money and donations from the US in California and in Texas. और इन कंपनीज में अब कहते हैं लोग 2.3 to 2.5 मिलियन डॉलर्स बिटवीन 2010-2013 PTI को भेजे हैं पाकिस्तान में एज कलेक्टेड। अच्छा, उसमें फॉरेन नेशनल्स के भी पैसे हैं, इट इज़ बिलीव्ड। तो ऑपोजिशन तो इस पर लैच होगी। ये केस 2014 में फाइल किया था, और पिछले 6-7 सालों से इमरान खान हैज़ बी डूइंग हिज बेस्ट कि ये केस हेयर ना किया जाए। हाँ, पहले ECP की जुरिडिक्शन नहीं है, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, और बहुत हथकंडे इस तरह यूज़ किए हैं। अच्छा, इसकी प्रॉब्लम क्या है, दैट एज पर द पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट, अगर आप फॉरेन नेशनल से डोनेशन लेते हैं तो यू बिकम अ फॉरेन फंडेड पॉलिटिकल पार्टी, और फॉरेन फंडेड पॉलिटिकल पार्टी इफ इट इज़ प्रूव्ड, पार्टी स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। तो अगर ये प्रूव हो जाता है, ऑपोजिशन कह रही है ना कि हनूद और यूनूद की साजिश, इंडिया एंड इजराइल हैव पेड मनी। अगर ये प्रूव हो जाता है कि डोनेशन किसी इंडियन या इजराइलीज ने दिए हैं, तो फॉरेन फंडेड पार्टी होगी, पार्टी इज लायबल टू बी डिसॉल्व्ड। और दूसरा, इमरान खान हिमसेल्फ, क्योंकि उसने सर्टिफाई किया है कि नो फॉरेन फंड्स वर यूज्ड, फिर वो सादिक और अमीन नहीं रहते, तो ही विल लूज हिज मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली, और मे भी तरहयात हो, फॉर लाइफ हो। तो वो, दिस इज़ अ ह्यूज इशू विच हैज़ कम अप अगेंस्ट हिम। और मरियम ने तो ये भी एलिगेशन दी है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ फाउंड 23 सीक्रेट अकाउंट्स which have been used by Imran Khan. 23 secret accounts have come to the notice of State Bank of Pakistan. तो ऑपोजिशन तो उसको छोड़ेगी नहीं इस केस पे। अभी रिसेंटली धरना भी दिया था ECP के खिलाफ, और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नवाज शरीफ का केस तो आपने 6 महीने में डिसाइड कर लिया, इसको 6 साल हो गए, वाई आर यू नॉट डिसाइडिंग दिस केस? सो लॉट्स ऑफ प्रेशर पॉइंट्स आर बिल्डिंग अप। उसकी जो घेरा है उसके गिर्द गिर्द बहुत तंग हो रहा है इमरान खान। ये एक्चुअली उसके बाद ही है। आई मीन, यू हैड वेरी कॉम्पिटेंट जजेस, जस्टिस कॉर्नेलियस थे, भगवान दास थे, बड़े कॉम्पिटेंट हुए। जिया के टाइम से दिस थिंग स्टार्टेड, जब वो भुट्टो के केस में मेरे ख्याल जस्टिस मुनीर थे शायद, हु वाज द वन हु लाहौर हाई कोर्ट का फांसी। तो जुडिशरी तो इट इज़ अंडर लॉट ऑफ प्रेशर एंड इट विल डू द जस्टिफाई एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच द एस्टैब्लिशमेंट द आर्मी टेल्स इट। अब एक ये होप जो पाकिस्तान की है वो जस्टिस फैज़ ईसा, उन्होंने जो धरने के ISI के खिलाफ सख्त जजमेंट दी थी, अब वो इसको शायद चीफ जस्टिस ना बनने दें। दैट्स व्हाई दिस होल केस वाज डन अगेंस्ट हिम। तो यही है कि इंस्टीट्यूशनली जुडिशरी इज़ इन अ वेरी पुअर लाइट। इंडिविजुअल जजेस जो हैं, दे कैन पुल द जुडिशरी अप। जैसे टेररिज्म केस है मुंबई का, वो कभी सॉल्व नहीं करेंगे। हाफिज सईद कभी अंदर होगा, कभी बाहर होगा। FATF की मीटिंग आ रही है, इसके बाद ऑल दोज केसेस विल बी विड्रॉन की जस्टिस एविडेंस नहीं है, यू कांट कीप हिम, इसको रिलीज हिम। डैनियल पर्ल का देख लो, 18 साल के बाद लगता है कि डैनियल पर्ल का कत्ल ही नहीं हुआ, डैनियल पर्ल का कत्ल ही नहीं हुआ। आई मीन, यू नो व्हाट अ मॉकरी। और टाइमिंग इतनी ख़राब थी इस केस में, जैसे ही बाइडन आया है तो पहली चीज़ तो उन्होंने ये की कि इसको करो रिहा।
So judiciary is, you can't look to the judiciary. Media to some extent, maybe civil society not, because बड़ी weak है. अब ये oppositions इकट्ठे हो गए या इकट्ठे रहें, फिर possible है कि पाकिस्तान को थोड़ा बहुत दलदल से निकालें. मगर ये आपस में अगर ये डील्स कर लेते हैं, PPP सेपरेट डील कर ले, नवाज शरीफ PMLN कुछ और कर ले, मौलाना की पार्टी तो उन्होंने तोड़ दी है, so then पाकिस्तान तो और फर्दर दलदल में घुसेगा.